क्या आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या है और आपने एंटीबायोटिक लिख दी। वो सब्जियों के थ्रू और हमारे फ्रूट्स के थ्रू इन जानवरों तक पहुंच रहा है। कंटेमिनेटेड फूड खा रहे हैं, उसके जरिए जो है वो जरसूमे हमारे पास भी आ रहे हैं। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जो पिकनिक के लिए नहीं है। आप बहुत बीमार हो तब जाएं, वरना ना जाएं। हॉस्पिटल से लगने वाले इन्फेक्शन जो होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के होते हैं, उन्हें ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल है। बैक्टीरिया वाली चीज़ें होंगी, आपको बीमार कर सकती हैं, लेकिन महीने में एक दफ़ा ज़रूर खाया कीजिए। जो जरासीम थे वो मौजूद हैं और जो उसके रिश्तेदार आ रहे हैं उससे मिलने के लिए उनको भी, तो उन्हें तो पता नहीं। इलाज के लिए आप जाते हैं, बीमारी लेके आते हैं। अच्छा, रिस्क को आप जीरो नहीं कर सकते, रिस्क को आप कम कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल लेकर। वायरस भी आ रहा है उसमें, फंगस भी आ रहा है उसमें, मल्टीपल टाइप के पैथोजन डील करने पड़ रहे हैं। एक बीमारी एक बुलेट से ठीक हो सकती है, तो आप एटम बॉम्ब क्यों चला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद फ्राइडे स्पेशल फोरम में आपका खैर मक़दम करता है। आज के फोरम का मौजू है दवाओं और वैक्सीन से इंसानी सेहत को दरपेश ख़तरात और इसके असबाब क्या हैं और उसका सद्देबाब कैसे होगा। तो इस मौके पर हमारे पैनल में बड़े वर्दी लोग पैनलिस्ट हमारे मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शाहाना काज़मी साहिबा हैं यहाँ, और बहुत बड़ा तारुफ है, उसके लिए भी एक किताबचा चाहिए। तो उसके साथ ही हमारे जहाँ ज़ेब अरशद साहब हैं, उनका भी तारुफ हम उन्हीं से ले लेंगे। और फिर साथ साथ जो है डॉक्टर इरम हनीफ हमारे साथ हैं, उनसे भी हम तारुफ हासिल करेंगे। और आपने बहुत काम किया है और ये हमें ये इजाज़त बख्शा है कि आप जैसे लोग हमारे पैनल में आएँ और जो है हम जो मासेस को कन्वे करना चाहते हैं, जो इन्फॉर्म करना चाहते हैं, जो उसमें आप हमारी मदद के लिए आए हैं। और उस्ताद का काम यही है कि वो इल्म को फैलाए, और हम आपका मीडियम है। और इसमें जो है हम चाहेंगे कि वो सवालात किए जाएँ जो आप जो है मासेस के इंटरेस्ट में, लोगों को जानने के लिए। हम इलिटरेट सोसाइटी में रहते हैं, हमें बहुत सारी बातें मालूम ही नहीं होती, पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं होती है। आपके तवज्जुह से ये हम फ़ायदा उठाएंगे। डॉक्टर शाहाना काज़मी साहिबा जो है वो अपना तारुफ़ कराएंगी, और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मैं शायद उतना अच्छा तारुफ़ ना करा सकूँ। आप क्या कहेंगी? अपना तारुफ़ करा दें, उसके सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहाना उरूज काज़मी, मेरा ताल्लुक़ जामिया कराची से है और वो मेरा मादर इल्मी है, और वहाँ से मैंने तालीम अपनी हासिल की है और भी जगहों से की है, कॉलेज सेंट जोसेफ से, और फिर मैंने PhD किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से, और पोस्ट डॉक किया है यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी स्कूल ऑफ मेडिसिन। और उसके बाद मैं ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी में यानी मुख्तलिफ़ ओहदों पे फाइज़ रही हूँ। वाइस चांसलर, एक्टिंग वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, चेयरपर्सन माइक्रोबायोलॉजी। फिर दूसरे 2-3 इदारों में भी मैंने जो है काम किया है, जो कि मैं अभी वाइस चांसलर विमेन यूनिवर्सिटी सबाबी थी पिछले 3 साल से। फिर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में मेंबर एनिमल साइंसेस थी। फिर मैं रेक्टर थी दादाबो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में, और आजकल मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड इनोवेटिव रिसर्च के साथ वाबस्ता हूँ। और इस दौरान मैंने ज़ाहिर है कि बहुत सारे काम किए हैं। कोई 30 साल से ज़्यादा का अरसा है जिसमें मैंने रिसर्च, टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में रही हूँ, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। वो 40-50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ PhD और MPhil कर चुके हैं, और मुझे बड़े फ़ख्र से मैं ये कहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े पोजीशंस में, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो बहुत लंबा है, लेकिन जाहिर है कि मैं सारा कुछ तो नहीं बता सकती। जाहिर है रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन में रही हूँ, तो बहुत पब्लिकेशंस भी की हैं, ये सारी चीज़ें। उसमें चंद कतरे हमने निकाल पाए हैं हम लोग, और हम ये चाहेंगे कि सफ़र आगे बढ़े। हम आप जो है हमारी रहबरी करें, रहनुमाई करें, और हम इसीलिए यहाँ हाजिर खिदमत हैं कि आपकी बातों को आम आदमी तक पहुँचाएँ। और इसमें कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये जो जरासीम कुछ अद्वियात हैं, और इनका दुरुस्त इस्तेमाल किन उसूलों के तहत हो रहा है। वो उसूल पामाल तो नहीं हो रहे हैं, कोई नापेद तो नहीं हो गए, उसूल ही नहीं ले रहे हैं, और हम बेउसूले से लोग हैं और इस तरह कर रहे हैं। और उसके नुकसानात क्या हैं, ये आप बताइए। जी। देखिए, ये जो इतनी सारी दवाएं हैं जो कि हमारे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, इनसे जो भी हमें अमराज होते हैं उनको
उन पे ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं इन अद्वियात को। तो ये कई किस्म की हैं, पेनिसिलिन हैं, सेफेलोस्पोरिन हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, मतलब पूरी कैटेगरीज़ हैं। और वो इस तरह से हैं कि हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, आरएनए डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स, इस तरह से हम अटैक करते हैं जरासीम को इन दवाओं के ज़रिए कि वो उनके सिस्टम को जो है ब्लॉक कर दें और वो काम ना कर सकें। लेकिन ये दवाएं जो हैं इनका सही इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बड़ी मतलब देखिए ना, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है कि हम इन दवाओं से लोगों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि इन दवाओं का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, क्या कुछ उसूल हैं उसके तहत हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर ऐसा होता कि जो उसूल हैं उनके तहत होते तो ऐसा ना देखने को मिलता हमें। कि देखिए 5 मिलियन के करीब लोग जो हैं ग्लोबली, 5 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो मर चुके हैं इन एंटीबायोटिक्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हो चुकी हैं। तो जरासीम क्योंकि रेजिस्टेंट हो चुके हैं तो उनसे जो बीमार हुए लोग वो चले गए। और अभी पाकिस्तान के अंदर भी एक एस्टिमेट है कि 59,000 के करीब लोग आप जा कह चुके पा हैं। रही हैं ये कि ये दो दवाएं हैं शिफा के लिए इजाद हुई हैं, जी लेकिन ये मौत का पैगाम साबित हो रही है। एग्जैक्टली ये एक अलमिया है। जी जी अलमिया। जी। और उसकी वजह बेसिक ये है कि दवाओं के इस्तेमाल का एक तरीका है कि अगर आप बीमार होते हैं तो जाहिर है कि आप एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, वो आपको देखते हैं। उसके बाद जाहिर है कि ये किसी भी मेडिकल डॉक्टर के लिए, फिजिशियन के लिए पॉसिबल नहीं है कि फ़ौरन डायग्नोसिस कर सके, क्योंकि वो आपकी नब्ज चेक करेगा, आपका ब्लड प्रेशर और ये सब चीज़ें करने के बाद उसको ये नहीं पता चलता है कि इनको इन्फेक्शन हुआ है, ये वायरल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये फंगल इन्फेक्शन है, किस किस्म का है और इनको मैं कौन सी दवा लिखूं। ठीक है ना। जी, जी। तो ये करना उसको ये है कि जब ये आते हैं तो इनके सैंपल्स कलेक्ट करा के लैब में भेजते हैं और लैब से फिर जब रिजल्ट आता है उसके बाद वो कोई एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं जो इफेक्टिव हो सकती है इस इन्फेक्शन के लिए, या कोई भी एंटीवायरल भी हो सकती है। लेकिन होता ये है कि वो पेशेंट्स को बगैर उसका सैंपल लैब में भेजे हुए और वो उनको कोई ना कोई 1-2 दवाएं दे देते हैं। कम से कम 2 से 3 दवाएं तो दी जाती हैं उनको, क्योंकि जाहिर है कि बीमारी से निजात तो पानी है ना। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि आप उसका सैंपल लें, उसको लैब में भेजें, लैब से रिजल्ट आए तो आप उसके बाद तय करें कि कौन सी एंटीबायोटिक आपने इनको देनी है और कौन सी इफेक्टिव होगी इनके लिए, बजाय इसके कि आप बिल्कुल शूटिंग इन द डार्क कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या है और आपने एंटीबायोटिक लिख दी। तो ये जो है उसको फिर उसूल को फॉलो नहीं किया जा रहा। यहाँ हमारे साथ जो है हमारे जहादेव अरशद साहब बैठे हुए हैं जी और जो है पीएचडी फेलो भी हैं जी और जी। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है क्वालिफाइड हैं और सीनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं और IFBS के सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर है। ये इतनी सारी सलाहियतों के बाद मैं वही वाला सवाल रखने की जरूरत तो नहीं कर रहा जो इनसे पूछा है, लेकिन इतना ज़रूर पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स के बेजा इस्तेमाल की बुनियादी वजूहात क्या हैं और उससे क्या तबाही फैल रही है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। इस फोरम के तवज्जो से आप एक आम रियाया को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। जैसे कि मेरी टीचर डॉक्टर शाहना अरूज काज़मी ने पहले अर्ज़ किया है कि कुछ बुनियादी असूल होते हैं दवा को तजवीज़ करने के, और उस तजवीज़ की बेस के ऊपर आप पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, एडवाइस करते हैं कि क्या दवाई लेनी है क्या नहीं लेनी। उसमें से एक नुकता तो मैडम ने पहले ही बयान किया कि लेबॉर्ट्री में टेस्ट परफॉर्म होना चाहिए, उसकी डायग्नोसिस प्रॉपर हो, ऑन द बेस ऑफ डायग्नोसिस एक प्रॉपर एंटीबायोटिक सेलेक्ट हो और उसके बाद आप उसको पेशेंट को एडवाइस करें। एक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना भी अभी खासा गैप है, जो कि हमारे एक अंडर डेवलप और कंट्री के अंदर ख़ासतौर पे हेल्थ सिस्टम के अंदर ये एक वीक पॉइंट है कि हम जो पेशेंट हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं या डॉक्टर टेस्ट एडवाइस नहीं करता, या टेस्ट एडवाइस होता है तो प्रॉपर उसकी डायग्नोसिस नहीं होती। एक नुकता तो ये हो गया। दूसरा नुकता इसका ये है, पाकिस्तान में जैसे कि आपने बात की कि क्या वजूहात हैं, उसका दूसरा नुकता ये है कि आप अब हर शख्स जो है ना, मतलब जल्दी में है या उसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, वो सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। चाहे फ्लू हो रहा है चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपने दोनों में एंटीबायोटिक ली और आपने आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया को सेंसिटाइज कर दिया कि भाई ये एंटीबायोटिक जा रही है, और एट द एंड वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है। जब आप उर्दू में अगर बात करोगे वो ढीठ हो जाता है कि बाद में वो दवाई उसके ऊपर असर ही नहीं करती। तो दिस इज कॉल्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस।
तीसरा नुक्ता इसका ये है कि आपकी पोल्ट्री, आपकी फूड, आपकी एनिमल हस्बेंड्री, इसके अंदर भी एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल हर जगह पे, मतलब कि नॉन जुडिशियल यूज़ है। और चौथा नुक्ता इसका ये है कि डॉक्टर मेडिसिन एंटीबायोटिक तजवीज़ कर रहा है, सही तजवीज़ करने के बाद अगर आपने कोर्स को पूरा नहीं किया जी तो इसके बाद भी ये भी एक फैक्टर है जो कि जी। रेजिस्टेंस को प्रोवोक करता है। मैं डॉक्टर शाहाना काज़मी जी। से दोबारा रुजू करता हूँ, जी जी क्योंकि आपके समाजी और माहौलियाती असरात जो सोसाइटी पर पड़ते हैं, आपने जी, जी। दुनिया देखी है, जी, तो जी। क्यों ना हम जो है आपसे रिलेट करके ये बात करवाएं कि ये मसला सिर्फ इंसानी सेहत तक महदूद है और इसके समाजी और माहौलियाती असरात किस तरह इम्पैक्ट करते हैं और उसके नताइज क्या निकलते हैं। नहीं देखिए, ये सिर्फ इंसानों तक नहीं है, मतलब मसला तो ये है कि इस वक्त तो आपके पास जो है वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है। वन हेल्थ के अंदर इंसान की सेहत तो अहम है, लेकिन हमारे लाइव स्टॉक की सेहत भी अहम है, हमारी पोल्ट्री की सेहत भी अहम है, हमारे एनवायरनमेंट की सेहत भी। तो यानी एनवायरनमेंट और ये लाइव स्टॉक और एनिमल्स और ह्यूमंस, ये सब मिलके जो है वन हेल्थ बनता है। तो इस वक्त जो है हमारी जो सब्जियां हैं, हमारे जो फल हैं, वहाँ जो पानी दिया जा रहा है सारा कंटेमिनेटेड वाटर, वो सब्जियों के थ्रू और हमारे फूड्स के थ्रू इन जानवरों तक पहुँच रहा है। तो जानवरों में जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि जो क़ुव्वत मदाफ़ियत जो ज़्यादा डेवलप हो गई है हमारे जरासीम के अंदर अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स के, एंटीबायोटिक्स को असर ही नहीं कर रही है, तो वही जरसूमे जो हैं, क्योंकि जो हम कंटेमिनेटेड फूड खा रहे हैं उसके ज़रिए जो है वो जरसूमे हमारे पास भी आ रहे हैं, इंसानों को भी बीमारियां हो रही हैं। फिर इंसानों की बीमारियों के लिए जो हमें ट्रीटमेंट करना है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स ही हमारे पास नहीं गई हैं। हमने इतना मिसयूज़ किया एंटीबायोटिक्स का कि वो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। तो ये मसला एक सिर्फ इंसानों तक नहीं है, क्योंकि बीमारियां तो हमारे जानवरों में भी हो रही हैं। अगर जानवरों में बीमारियां होंगी तो जाहिर है कि गोश्त के ज़रिए, ये अंडों के ज़रिए और फूड के ज़रिए हम तक भी आएंगी ये बीमारियां और हम भी सफ़र करेंगे। तो ये कोई अलग नहीं है इसका, मतलब ये सब एक वन हेल्थ। और अभी हमारे यहाँ तो मसला ये है ना कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जी जी। अगर आप देखें तो मुर्गियां भी वही हैं, आपके बकरे भी वही हैं, भैंस भी वही हैं, इंसान भी वही हैं, घास फूस भी वही हैं, सब मिल के रहते हैं। तो ये बड़ा आसान है, मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम में वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। तो ये सब चीज़ें हैं। आपकी इजाज़त हो तो मैं डॉक्टर जी बिल्कुल। इरम हनीफ से रुजू करता है, जिन्होंने जो है एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं कराची यूनिवर्सिटी में और साथ साथ पोस्ट डॉक्टरेट भी इन्होंने की है ड्रग डेवलपमेंट में। तो थोड़ा सा अगर आप अपना तारुफ खुद करा दें तो फिर हमें कुछ आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने रिवायत बानी है कि अब आप तारुफ खुद ही कराएंगे। आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं, मेरी टीचर के सामने अपना तारुफ कराना कह रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर इरम हनीफ है। मैंने पीएचडी की है बायोटेक्नोलॉजी में। मैंने पोस्ट डॉक्टरेट की है कॉमसेट से ड्रग डेवलपमेंट में। ठीक है, मैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाती रही हूँ काफ़ी अर्से से, और मेरा इंटरेस्ट भी यही है, इम्यूनोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। हाँ। तो अब ये हम जरासीम के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो रिजल्ट भी कर रहे हैं, मज़ाहमत भी उनमें पैदा हो रही है। सूरत हाल ये है कि हम एक ऐसे कुनबे में रहते हैं जिसमें बकरी से लेके, शेर से लेके, इंसान से लेके, चील और दूसरे हशरात तक जो है हमारे साथ जी रहे होते हैं, और उस माहौल में जो बीमारियां बनती हैं वो अजीब व गरीब होती हैं, जिसको हम भुगत रहे हैं। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये जो मज़ाहमत पैदा हो रही है, ये मज़ाहमत की वजूहात तो डॉक्टर साहिबा ने बताई हैं। अब ये क्या कि इसका मुस्तक़बिल में गैर मौसर होने की सूरत हाल आप क्या देख रही हैं? देखिए, जरासीम मज़ाहिम हो गए, मज़ाहिम का मतलब रेजिस्टेंट हो गई ना डेवलपमेंट उनमें, अब वो मौजूद हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जो हमारा फैमिली सिस्टम मैडम ने बताया उसमें वो जरासीम हमें बीमार नहीं करे। हम ज़्यादातर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कहाँ से हासिल करते हैं? जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी सोर्स होती है जहाँ पे हर पेशेंट आता है जो कि इन्फेक्टेड होता है, और हॉस्पिटल से लगने वाले इन्फेक्शन की तादाद बहुत बड़ी है। और अब ये जो डॉक्टर्स, हम सॉरी मैं हाँ? लुत्मा दे रहा हूँ आपको, ये डॉक्टर जो नौकरियाँ करते हैं, पैरामेडिक होते हैं, हम लोग खुद भी जा रहे होते हैं, बार बार जा रहे होते हैं, तो फिर तो हम इस तरह बच नहीं सकते। इसका क्या जवाब, इंसानी जवाब क्या है? हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जो पिकनिक के लिए नहीं है। आप बहुत बीमार हो तब जाएं, वरना ना जाएं। और हॉस्पिटल स्टाफ सबसे पहले रिस्क पे होता है। कोविड के दौरान आपने देखा होगा
कि पैरामेडिक्स और डॉक्टर सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए, और हॉस्पिटल से लगने वाले इन्फेक्शन जो होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के होते हैं, उन्हें ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन एक बात सूरत हाल ये आ सकती है कि जब गिवन सिचुएशन में तो आपको जीना है और आपको आना भी है, काम भी आपको करना है, तो उससे प्रिकॉशनरी कुछ एक्शंस मेजर्स ऐसे हैं जिसको अपना कर जो है वो हम बेहतर तौर पर आगे बढ़ें जी और जी काम करें और ज़रूर खिदमत हैं, करें। क्योंकि देखें बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का तरीका हमने आज से नहीं 100 साल हो गए सीखा हुआ है कि किस तरह से एंटीसेप्टिक यूज़ होंगे, क्या तरीका होगा, कैसे हैंड वॉश करना है, कैसे मास्क पहनना है, कहाँ कौन सा सैंपल जो है ज़्यादा कंटामिनेटेड है उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स उनकी तो ट्रेनिंग है, लेकिन जो पेशेंट है वो बीमार है, वो जा रहा है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है ना। तो आम आदमी को नहीं पता कि अब तो बहुत अवेयरनेस कोविड के बाद आ गई है। मैं कहती हूँ कोविड बहुत बड़ा उस्ताद है, उसने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाया। बिल्कुल सही। हाथ धोना, मास्क पहनना, डिस्टेंस बरकरार रखना, ये वो चीज़ें हैं जो सोसाइटी में होनी चाहिए और वो मौजूद हैं अब। ठीक है, तो हॉस्पिटल का स्टाफ तो ट्रेंड है, आप ट्रेंड नहीं है, ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। लोगों को पता होगा किस तरह बचते हैं तो वो बच सकेंगे। और जो एनवायरनमेंट होता है ना, जैसे मैं अगर एनवायरनमेंट में हूँ और मेरे साथ ज़ूनोटिक एजेंट हैं, ज़ूनोटिक एजेंट का मतलब जानवरों से लगने वाली भी जानवर हैं मेरे इर्द गिर्द, बतखें हैं, मुर्गियाँ हैं, मुर्गियों में साल्मोनेला टाइफी होता है, उनसे मुझको लग सकता है, ये एविडेंट है। अब मुझको जब लग गया ना, मैं बार बार एक्सपोज होंगी ना, तो मैं ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो जाऊँगी। मेरे बॉडी ना, अल्लाह मियाँ ने इंसानों की बॉडी ऐसी बनाई है कि जब आप एक एजेंट से, एक बैक्टीरिया से बार बार एक्सपोज होते हैं, थोड़े बीमार होते हैं, फिर सही हो जाते हैं, फिर थोड़े बीमार होते हैं, फिर सही होते हैं, फिर आपको वो बैक्टीरिया कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये ऐड करूँगी कि ये इरम कह रही हैं कि मतलब हॉस्पिटल का स्टाफ और हॉस्पिटल के लोग तो ट्रेंड होते हैं, लेकिन जो पेशेंट हैं या उनके जो विजिटर्स हैं वो उनको नहीं मालूम होता है, जो कि सही बात है बिल्कुल। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर भी बड़े गैप्स हैं जो अभी पैरामेडिक्स में भी जो और अभी जहाँ से जो आपको बायोसेफ्टी बायोसिक्योरिटी के इश्यूज जिसके ऊपर मैं 2006 से बात कर रही हूँ कि इनको सही तरह से नहीं, ब्रीचेस बहुत हैं, मतलब इनका वायलेशन के बायोसेफ्टी का रूल है कि इस तरह करना है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। अब आप बताइए, अगर एक नर्स आके आपके बेड की चादर उठा के उसको झाड़ देती है और दूसरी चादर बिछा देती है तो आपके साथ क्या हुआ? पेशेंट को तो उस पूरे एनवायरनमेंट में जो जरासीम थे वो मौजूद हैं और जो उसके रिश्तेदार आ रहे हैं उससे मिलने के लिए उनको भी, तो उन्हें तो पता नहीं। तो इसका मतलब ये कि नर्स को ये आइडिया नहीं है कि मैं अगर यहीं पे इसको झाड़ दूंगी तो ये पूरे में फैल जाएगा। तो ये जो बायोसेफ्टी बायोसिक्योरिटी के अगर इश्यूज हैं इनको फॉलो किया जाए तो कुछ जरासीम गार्बेज होता है, एक्सक्यूज में आप, जी जी जी, उसके जो गार्बेज होता है मेडिकली जो जी उसका डिस्पोजल वो भी वहीं रखते हैं, वो जी अंदर ही जी वो जी कचरा जमा करने की। तो ये हमारा क्या तमाशा है, हम इलाज के लिए जा रहे हैं, ये कुछ और सामान करने नहीं, इलाज के लिए आप जाते बीमारी लेके आते। इसलिए इन्होंने जो कहा कि अल्लाह ताला के मतलब किसी को हॉस्पिटल ना भेजे, आप इतने सेहतमंद रहें। तो मैं फिर कहती हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप हॉस्पिटल में जाके इन्फेक्शन लेके आना है तो आप कोशिश करें कि वहां पे ना जाएं, लेकिन जाहिर है जिनको जरूरत होती है वो तो जाते हैं। तो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में बायोसेफ्टी और ऐसे लोग बायोसिक्योरिटी भी की बेचारे ट्रेनिंग जो बहुत अच्छी इंसानी होनी चाहिए। हमदर्दी में यही काम कर रहे होते हैं, किसी ना कुछ पेशेंट मिल जाता है वो चले जाते हैं, जी रिपीटेडली जा रहे होते हैं, उनकी जान को तो खतरा है, वो नीयत से जा रहे होते हैं, अच्छा काम करने जी, जा रहे लेकिन हैं। कम से कम प्रिवेंशन तो यानी कि मास्क लगा के जाएं, ग्लव्स पहन के जाएं, कपड़े ऐसे पहन के जाएं कि वो वहां से कुछ लेके ना आए जो जा रहे हैं पेशेंट के पास। जी, बड़ी ये भी है अहम ना? बात है, ये बड़ी अहम बात। हाँ, ये हमारे मास्टर ट्रेनर हैं बायो रिस्क हाँ, जी। मैनेजमेंट के। जी जाहिर है रिस्क तो अभी हम बात ही के रिस्क की कर रहे हैं। जी तो जी ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, ये बायो रिस्क मैनेजमेंट है, ये क्या है और इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये हमें क्या सिखाती है और ये है इसका जो मकसद जो है हासिल क्या है, कि ताकि हम डिलीवर कर सकें, बता सकें कि रिस्क मैनेजमेंट को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच सर। जैसे कि डॉक्टर इरम हनीफ, डॉक्टर शाहना ने बहुत अहम नुक्ते पे बात की है। अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे? जी जी। अब एक पेशेंट है, वो गया हॉस्पिटल में इलाज के लिए, उसके साथ भी 2 लोग गए हैं तीमारदारी के साथ, वो लोग अटेंडेंट बीइंग अटेंडेंट्स। तो पाकिस्तान जो थोड़ा सा हिस्ट्री में 2 लफ्ज़ में बताना चाहूँगा।
Pakistan is signatory to the GHSA and IHR, Global Health Security Agenda and International Health Regulation. उनकी रिकमेंडेशन क्या है कि PDR मैकेनिज्म पे वो काम करते हैं, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड डिस्पेंस। ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं कि रिस्क को मैनेज कैसे करना है। अच्छा, रिस्क को आप जीरो नहीं कर सकते, रिस्क को आप कम कर सकते हैं एक्सेप्टेबल लेकर। वेल, अब बात हो रही कि पेशेंट अपना आपको कैसे बचाए हॉस्पिटल में, मेडिकल स्टाफ आपको खुद को कैसे बचाए और अटेंडेंट कैसे बचाए। कुछ सर्टेन गाइडलाइंस और रिकमेंडेशन आपको WHO ने दी है जो कि हर किसी को फॉलो करनी ही करनी है। अच्छा, हॉस्पिटल एक होता है इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, एक होता है लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अगर पेशेंट हॉस्पिटल के वार्ड में दाखिल है, उसको 8 बुनियादी हिफाजती इकदाम पे अमल करना ही करना है। उसको कहते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल्स। वो क्या है? हाथ कैसे धोने हैं, हैंड वॉशिंग, ओके, जो PPE कौन सा पहनना है और उसको उतारना कैसे और कहाँ पे उतारना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है। हॉस्पिटल्स के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? लोग छींक रहे हैं और मतलब कि वो ओपन एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए आपके दरमियान, जो गाइडलाइंस कहती हैं, सो दैट कोरोना और ये ट्यूबरक्लोसिस और ये इन्फ्लुएंजा आपको ट्रांसमिट ना हो। और ये डोर्स के जो नॉब्स होते हैं, इवन कि इसको भी फ्रिक्वेंटली आपको डिकंटेमिनेट करना, ये इस तरफ बात नहीं करता है इसके ऊपर ना। इवन हॉस्पिटल्स के अंदर एक बंदा जा रहा है, एक बंदा आ रहा है, एक बंदा जा रहा है, एक बंदा आ रहा है। अब उससे पहले जो जिसके हाथ कंटेमिनेटेड थे वो उसके खोल के गया दरवाजा हैंडल को, और नेक्स्ट जो आया उसको वो कंटेमिनेंट हो गया, सोइल्ड हो गया। अब वो सोइल्ड हाथ, हमारे यहाँ तो एक रिवाज है कि हम हाथ ज़रूर मिलाते हैं, अगर हाथ पकड़ने का मौका मिले तो हम गले भी लग जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल में हम बच्चे तो बच्चे कैसे, हमारी सोसाइटी के इक़दार भी तो देखें। यस वी हैव। अब तो आपको बेसिक एथिक्स की बात करनी है ना, कि जैसे कि ये तो देखें, अभी जो लोग उम्रा करके आ रहे हैं, आप सोचिए कि कितने एग्जॉटिक बग्स के साथ लोग कितनी दुनिया से वहां पर आते हैं। हमारा तो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, हमारी पूरी टीम जाती थी, जो हज करने लोग आते थे उनके सैंपल्स दिए जाते थे बाकायदा। तो लेकिन लोग यहाँ आते हैं और उसके बाद ये बाकायदा बोसा लेना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं, मतलब जैसे वो बहुत कोई होली फिगर आ गई उसके साथ, तो मिलना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मेरा तो मशवरा होगा कि जो लोग उम्रा करके आ रहे हैं वो 1-2 दिन अपने घर वालों से भी थोड़ा सा दूर रहें, बजाय इसके कि लोगों को अपने करीब आने दें, उनसे हाथ मिलाएं और उनको किस करें। मैं उम्रा करके ही आया हूँ। जी जी, तो दूर मेरे ख्याल से डिस्टेंस मेंटेन करें। हमारी अकीदत में इतने करीब हो जाते हैं। जी, अकीदत अपनी जगह, लेकिन ये कि ये तो सोचे कि आपको कोविड जो एक वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कोविड ने आपको सिखा दिया कि कैसे कैसे ये ट्रांसफर होते हैं, रेस्पिरेटरी जो पैथोजेंस हैं हमारे। तो इसको तो मेरे ख्याल से लोगों को सोचना चाहिए कि हम कितने जगहों से होके आए, हम क्या क्या दे सकते हैं लोगों को ना। तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। जेब ने मेरा एक सवाल था, मैं उसको बड़ा अहम समझ रहा था, उसका जवाब दे दिया। जी जी जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जी जी बिल्कुल आता हूँ। जी 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 कि ये जो क्या हर बुखार में, इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी होता है? पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स के जो असरात मुरतब हो रहे हैं, उसके नतायज से जो ओवर द काउंटर दवाइयाँ होती हैं और उसको भी इतना चेक और बैलेंस में नहीं रखा जाता, तो ये भी एक ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अलमिया बर्पा ना हो जाए ऐसी सूरत हाल में। आप क्या कहेंगी? जी, मेरा ख्याल है कि इन्होंने ये पॉइंट रेज किया था, क्योंकि देखिए जो भी हर एक बुखार के लिए कोई एंटीबायोटिक देना जरूरी नहीं है। तो जब बुखार होता है तो 1-2 दिन डॉक्टर कहता है कि आप पेनाडोल लीजिए, आप कोई भी बुखार को उतारने वाली जो भी हमारे पास दवाएं मौजूद है वो ले लीजिए, और उसके बाद अपना सैंपल, अगर कुछ ना हो 2 दिन में बुखार ना उतरे तो फिर आप आइए और अपना ये सैंपल लैब में देते हुए आइए। बुखार उतारने का ये नुस्खा जो है हमारे हाँ है कि डॉक्टर्स ने दिया और भीड़ लग जाती है। हाँ, ये तो कोई पीर भी है इसके हाथ में। जी जी जी, जो वलीउल्लाह भी है। नहीं, मसला है कि देखिए 70% जो पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर्स के पास, वो उनको 2 से 3 एंटीबायोटिक जरूर दे देते हैं। ये हमारे पाकिस्तान की स्टडीज बताती हैं, ये मैं कुछ इस तरह से नहीं कह रही हूँ। तो मतलब ये बताइए कि जब सिर्फ बुखार है तो बुखार के लिए एंटीबायोटिक कैसे दे सकते हैं, जब तक आपको पता ना चले कि बुखार टाइफॉइड फीवर है या कोई और किस्म का बुखार है, मलेरिया है, क्या है, उसके पता चले। लेकिन पता तो जब चलेगा कि जब आप उसको भेजेंगे लैब में और लैब से रिजल्ट आएंगे और पता चलेगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मरीजों के हद तक क्या प्रॉब्लम है, मरीजों का ये कि देखिए, एक तो सही डायग्नोसिस नहीं होती है,
फिर उसके बाद जब डायग्नोसिस होकर दवा दी जाती है वो पूरी तरह खाते नहीं है, 2 दिन खाते हैं, उनका बुखार उतरने लगता है, वो बेहतर फील करने लगते हैं, वो छोड़ देते हैं दवा को। ये एक मसला होता है। तो इस तरह से जो है ये कुव्वत मुदाफ़त जरासीम की बढ़ रही है, मतलब एंटीबायोटिक्स बेकार होती चली जा रही हैं। तो हमें ये चाहिए कि सबसे पहले जो डॉक्टर्स के लेवल पे जो बात आपने की कि भाई वो दवा दें या ना दें, मेरे ख्याल से दवा देने के कुछ उसूल हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक दी जाए और क्यों दी जाए और किस डायग्नोसिस के बाद दी जाए। वायलेट हो रहे हैं। जी जी, वो वायलेट हो रहे हैं ना, उसूल जो है, हम उसूलों की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। फिर ये देखें ना, जब ये दवा काम नहीं करती, रेजिस्टेंस से जब इन्फेक्शन हो जाए तो फिर आपको ज़्यादा महंगी और ज़्यादा पावरफुल दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो पेशेंट आप सोचे कि फाइनेंशियली नहीं बियर कर सकता इसको ना, अफोर्डेबिलिटी का मसला भी आ जाता है उसके अंदर। तो ये भी सारी चीजें हैं। आई वांट टू ऐड वन थिंग मैडम, ओवर द काउंटर की जो आप बात कर रहे थे ना, वो मिल रही है बगैर किसी प्रेस्क्रिप्शन के, लोग जाके ले रहे हैं कि एक दफा दवा मिल गई थी, बुखार उतर गया था, उस डॉक्टर ने दिया था, अब हम ये खा लेते हैं, जाके खरीद लेते हैं जी, इसके कोई कंट्रोल नहीं है। वेल आई वांट, इसमें एक चीज है, सेल्फ कंट्रोल की भी जरूरत है, आपको कंट्रोल करनी है, अवेयरनेस की भी जरूरत, अवेयरनेस की भी, और तीसरा है कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें लैब्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिजिशियन की आती है और गवर्नमेंट लेवल पे आती है। अब मैं एक थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ स्टैट्स आपसे कि अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2025 के महीने में अभी सिंध गवर्नमेंट ने मुझे फोकल पर्सन नॉमिनेट किया जिला हॉस्पिटल से डेंगू सेल के लिए। तो हम डेंगू की स्क्रीनिंग कर रहे थे और उनको रिपोर्ट किया। तो ओवरऑल जब हमने मीटिंग अटेंड की, सिंध के अंदर अक्टूबर के महीने में 37,000 डेंगू पॉजिटिव पेशेंट्स थे। और कराची में अब तो थोड़े मतलब कि 50% तो ऑलमोस्ट कराची का डाटा है। अब ये देखिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने टेस्ट करवा लिए तो ये एंटीबायोटिक से बच जाएंगे। अगर इन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने बगैर टेस्ट के ही इसको दवाई स्टार्ट कर दी, तो ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन है, इसके लिए वो डॉक्टर एंटीबायोटिक दे देगा उनको, बाद में डिस्कवर होता है, वो कहता है एंटीबायोटिक ले लो, एंटी मलेरिया ले लो, फिर पता चला अरे आपको तो डेंगू था, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, आपको तो बस प्लेटलेट देनी है, प्लेटलेट्स कम हो गई हैं आपकी, तो पता चला कि ये तो डेंगू है। तो ये एक बात है ना कि वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक जो दे रहे हैं वो किस वजह से दे रहे हैं, तो इसका कोई कंट्रोल आप देखें पीएमडीसी लेवल पे होना चाहिए। मैंने एक दफा सजेस्ट किया था कि जब डॉक्टर्स का लाइसेंस रिन्यू किया जाता है तो क्या उनसे पूछे जाते हैं कुछ सवाल कि आपने कौन सी एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब की, किस प्रॉब्लम के लिए प्रेस्क्राइब की, किस बेसिस पे की, क्या उनसे पूछा जाता है? मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाता। तो ये जो है कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एवरी लेवल नहीं है हमारे पास। इसलिए वैक्सीनेशन पे अगर हम बात करना चाहें डॉक्टर साहिबा से, डॉक्टर इरम हनीफ, जो हमारे ज़बान में पोस्ट जो है डॉक्टरेट की भी है, तो इससे हम फ़ायदा ये उठाते हैं कि ये जो रूल्स हैं, कुछ उसकी इम्पोर्टेंस है कि वैक्सीनेशन की, उसकी हद क्या है, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ ख़त्म होती है, और कब उसको अपनाया जाए, कब उससे बचा जाए। देखें, वैक्सीनेशन की जो बात है कि वैक्सीनेशन बचाव के लिए है, प्रिवेंटेबल मेजर है, कोई बीमारी होने से पहले वैक्सीन लगवा लें ताकि वो बीमारी आपको ना हो सके। अब टाइफाइड है, टाइफाइड की वैक्सीन है, आप वैक्सीन लगवा लें, आपको टाइफाइड नहीं होगा, इम्यूनिटी बढ़ाती है, इम्यूनिटी बढ़ाएगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन बहुत सारी हैं, आप साइंस माशाल्लाह से इतनी तरक्की कर गई है कि बहुत सेफर वैक्सीन हैं, इतनी सेफ हैं कि उनसे किसी बीमारी के लगने का खदशा नहीं है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स मौजूद हैं, डीएनए वैक्सीन्स मौजूद हैं, एमआरएनए वैक्सीन्स मौजूद हैं। तो पहले ज़माने में जब वैक्सीन शुरू हुई थी ना, या बननी शुरू हुई थी, तो उस वक्त 2 तरह की होती थी, या तो हम बैक्टीरिया को मार देते थे और किल वैक्सीन बना लेते थे, या फिर हम बैक्टीरिया को कमज़ोर कर देते थे, वो ज़िंदा होता था और फिर उससे वैक्सीन बनाई जाती थी। अब वो कमज़ोर बैक्टीरिया जब आपके जिस्म में दाखिल किया जाता है सुई के ज़रिए, वैक्सीन के थ्रू, तो वो हेपेटाइटिस में जो लेयर चढ़ा देते हैं एक इंजेक्शन के ज़रिए, नहीं वो नहीं है, जो है केज कर देते हैं ना, मेडिकल की ज़बान में मैं उसको बताने की कोशिश हेपेटाइटिस के अंदर तो मतलब वैक्सीन, ये तो वायरल इन्फेक्शन है ना। हाँ, ये तो वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। और हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो उसके सरफेस एंटीजन की वैक्सीन है, जो आप कह रहे हैं ना कवर चढ़ा देते हैं, सरफेस एंटीजन है उसका, जिसकी वैक्सीन बनती है। ज़बान में भी बात हो जानी चाहिए। और
जैसे मैं कह रही थी कि बैक्टीरिया जो है ना, जब वो बॉडी में जाता है ना, तो कमज़ोर बैक्टीरिया क्या करता है, आपको आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है और इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बना लेता है, फिर आप बच जाते हैं इन्फेक्शन से। और डेड बैक्टीरिया वाला जो वैक्सीन होती है वो भी काम करती है, वो ज़्यादा बेहतर, इतना काम नहीं करती जितनी वीक एंड एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया वाली वैक्सीन काम करती है। फिर हम थोड़ा आगे आए ना, तो हमारे पास वैक्सीनोलॉजी की फील्ड के अंदर सब यूनिट वैक्सीन आ गई। जैसे नमूनिया की वैक्सीन है, वो बैक्टीरिया के सिर्फ कैप्सूल को यूज़ करके बनाई जाती है, बैक्टीरिया के होल का ऊपरी हिस्सा जो कि एंटीजेनिक होता है। और उसके बाद जो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आई, जो कि उस वायरस के एक एंटीजन को यूज़ करके बनाई जाती है, तो ये तो रिकॉम्बिनेंट सारी डीएनए हालत ऐसा टेक्नोलॉजी। लगता है, आप मुझे दुरुस्त करें, कि ये तो आप प्रिकॉशनरी जो है मेजर्स के तौर पर होती है ये। जी। अगर वो हो जाए हम्म। तो उसमें वैक्सीन नहीं। की जगह फिर क्या दिया जाता है? देखिए, मेडिसिन पे आ जाते हैं। इन्फेक्शन होने से पहले वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगाने से आप सेफर जोन में आ गए। जैसे गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ना, EPI है, एक्सटेंडेड जी जी। इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल है, बच्चों को 9 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन लगती है। अब तो बचपन 11 हो गई हैं। हैं? अब तो 11 हो गई 11 हो गई हैं, चले वो बढ़ गई होंगी, अब बढ़ती जा रही है। तो वो जो है लगती हैं। और इस तरह से हम करते क्या है कि हम सारे बच्चों को जो कम एज में है उन सबको प्रोटेक्ट कर लेते हैं उन बीमारियों से जो बहुत डेंजरस हैं, जैसे टेटनस है, डिप्थेरिया है, whooping कफ है। लेकिन इसमें वैक्सीनेशन में भी तो मसाइल है ना। देखिए, वैक्सीन के बारे में अवेयरनेस एक तो नहीं है लोगों ठीक को है, ना। अब बिल्कुल। आप देखिए ना, अभी रेबीज में जो एक बच्चा कोई मरा है अभी, जी जी जी। नहीं कोई आया शायद मेरे ख्याल से किसी दूसरे शहर से, कराची आया है वो, और बीमार है पता नहीं, मेरे ख्याल से तो उसकी डेथ भी हो गई है। ये देखें, रेबीज का सबको पता है कि रेबीज के जब जख्म हो, जब कुत्ता काटता है, रेबिड डॉग जब आपको काटता है, तो उस जख्म को जो है आपने IVIG देना होता है, ताकि वो वहीं पे वायरस जो है न्यूट्रलाइज हो जाए, और उसके बाद आपको वैक्सीन भी देना होता है। तो उन्होंने वैक्सीन तो दे दिया, लेकिन जख्म को साफ नहीं किया और वहाँ पे IVIG भी नहीं दी, तो जाहिर है कि वायरस तो ऊपर चला गया ना, तो उसने काम दिखा दिया। इसी तरह से दूसरे जो वैक्सीन के बारे में, अब जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आया, लोगों ने कहा कि पोलियो के जो है स्टेलाइज कर रहे हैं लोगों को एंड डॉट, तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हमें तो अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। दूसरे पोलियो आप दिए जाते हैं, बच्चे को माल नरिश बच्चा, उसको पोलियो आप कितनी दफा भी दे दीजिए, कोई एंटीबॉडी बनेगी नहीं। एंटीबॉडी बनने के लिए भी आपकी बॉडी में प्रोटीन चाहिए ना। आपने खाना तो दिया नहीं, उस बच्चे को माल नरिश्ड है, उसको आप वैक्सीन दिए चले जा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जो मैंने कहा सबसे पहले, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर वैक्सीन अवेलेबल है किसी बीमारी का, तो हमें वैक्सीनेट कराना चाहिए और लोगों में आगाही पैदा करनी चाहिए कि वैक्सीन कितने सेफ हैं। आप बताएं कि किसी भी जगह चले जाएं, आप किसी भी 50 लोग होंगे, 100 होंगे, जितने भी होंगे, आप पूछे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे तो स्टूडेंट ने PhD किया है इसके ऊपर, वैक्सीन के ऊपर। तो मतलब वहां पे मुश्किल से 10-5 लोग कहते हैं कि हमने वैक्सीन लिया। इतना सेफ वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी का कि आप सोच नहीं सकते। रोजाना आप डबल रोटी खाते हैं, स्लाइस खाते हैं ना ब्रेड का, जी जी तो वो उसमें ईस्ट डाला जाता है, जी जी ईस्ट जो है, जी जी। तो मतलब हम खाते हैं ना, जी। तो ईस्ट के अंदर इसकी एनवेलप की जीन डाल के उसको लीटर्स क्वांटिटी में ग्रो करके उसको प्योरीफाई करके आपको वैक्सीन दे दिया। इतना सेफ है वो। हमने इसकी सेफ्टी स्टडीज हर कराई। एज के लोगों को होनी बिल्कुल, चाहिए। अब तो बच्चे को तो पैदा होते ही फैला जो नहीं, ये अगर जो है हमारे उम्र के आपको भी लेना है। लोगों के- खासतौर से जो हॉस्पिटल्स में, लैब्स में लोग काम कर रहे हैं, उनको तो फौरन लेना है ये, और बाकी सबको भी लेना है, मैं तो क्योंकि हफ्ते में 4 दिन अस्पताल में ही रहता हूँ। तो लेकिन देखिए घूम ना, रहा हूँ। आपको इतना सीरियस है कि हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, आपको लीवर का कार्सिनोमा हो सकता है अगर हेपेटाइटिस बी का आपको कैंसर इन्फेक्शन हो कहना गया। चाह रहे हैं आप? जी जी। अच्छा, तो जब आप इससे बच सकते हैं, वैक्सीन मौजूद है, तो क्यों नहीं हम करते ऐसा। आपसे गुफ्तगू में जरा कम हिस्सा तो आपने डाला है, हाँ। इसलिए हम आप ही पर आते हैं कि मिथ्स एंड जो वर्सेस रियलिटी हैं उसको हम जो है एड्रेस करें। कहते हैं कि वैक्सीन की कमी मसला है, लेकिन आगाही की कमी उससे भी बड़ा मसला है। ऐसा है? ऐसा है तो क्यों है? देखें, वैक्सीन की कमी एज सच तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बनती नहीं है, लेकिन बाहर से आपकी गवर्नमेंट
ला रही है। एक एक्सटेंडेड इम्यूनाइजेशन प्लान है, उसमें हो रही है। बाकी अवेलेबल वैक्सीन्स हैं बहुत सारी। आगाही की कमी उससे ज़्यादा डेंजरस है या उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। हम आपके घर के दरवाजे पे पोलियो के कतरे पिलाने वाला आ रहा है, लेकिन आप नहीं पिलवा रहे। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो खुद MBBS डॉक्टर हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पिलाते। अच्छा। हाँ जी, खुद तो कोविड MBBS में भी हुआ डॉक्टर है। हैं और वो अपने ही बच्चों को नहीं पिलवाते और मशवरा भी दूसरे लोगों को ये देते कि बार बार मतलब पिलवाने की एहतजाजन जरूरत उनकी नहीं बात ना सुने। है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई ना, तो मैंने ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने बात की तो उन्होंने कहा बार बार पिलाने का कोई तुक नहीं बनता, 2 दफ़ा पिला लिया था काफ़ी है। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताएं, जितनी दफ़ा आप वैक्सीन लेते हैं ना, 1 दफ़ा ली, दूसरी डोज ली, तीसरी डोज ली, चौथी डोज ली, हर डोज ना बूस्टर डोज है। पहले वाली इम्यूनिटी जो आपकी अच्छा, बनी हुई है वो उसको बढ़ा रही है। अच्छा अच्छा। इसीलिए जो वैक्सीन बूस्ट, होती है अच्छा बूस्टर बूस्ट, डोज है। हाँ। मतलब वो जो नई डोज जो आप दे रहे हैं ना, वो नई नई कंटिन्यूसली जो वैक्सीन है वो नहीं है। बूस्ट करती हाँ, रहती वो है। आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है कि भाई अब ट्रिगर और करती है। एंटीबायोटिक बनाओ ज़्यादा। अब वो एंटीबायोटिक जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी में होगी उतने ज़्यादा अच्छे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज़ भी ना प्रोटीन्स हैं, उनकी भी एक उम्र होती है, आहिस्ता आहिस्ता ना वो कम होती जाती हैं। तो आपने एक वैक्सीन ली, 6 महीने बाद एक बूस्टर लिया, 1 साल बाद एक बूस्टर लिया, 5 साल बाद आपने बूस्टर लिया। अब इस 5 साल वाले बूस्टर को अगर आपने मिस कर दिया ना, तो 5 साल का बूस्टर लगने के बाद आप पूरे ज़िंदगी के लिए इम्यूनाइज हो सकते थे, लेकिन अब जो है वो इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा जगह सर, मैं एक चीज़ जी ऐड जी करना प्लीज चाहूँगा प्लीज इसमें, जरूर। टू इंटरप्ट यू के हाँ। बात हो रही थी ना कि प्रिवेंशन के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्योर द डिजीज़। अच्छा, उसमें IHR पे बार बार IHR और GHS का नाम यूँ ले रहा हूँ, हम उनकी मैंडेट पे काम कर रहे हैं। IHR ने कुछ 35 प्रायोरिटी बेस्ड डिजीज़ नॉमिनेट किए हैं कि जो अगर वो किसी पेशेंट में निकलती है अस्पताल में, मतलब जैसे कि हमारे पास डाटा आता है, तो वी शुड रिपोर्ट द डाटा टू द सर्विलेंस टीम। जब तक हम डाटा को रिपोर्ट नहीं करेंगे ना, जब तक एक्शन नहीं होगा, प्रिवेंट, डिटेक्ट और रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कब होगा? जब मैं रिपोर्ट करूंगा। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा, आई एम सॉरी टू से दैट, एक आम आवाम में तो कमी है, आवाम के पास अवेयरनेस नहीं है। मगर हमारे यहाँ जहाँ पे लेबॉर्ट्री में टेस्ट हो रहे हैं या हेल्थ सेक्टर्स हैं, हेल्थ इंडस्ट्रीज हैं, वो डाटा को एक रिस्पॉन्स टीम को रिपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो दिस इज अ बिग कंसर्न कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक एरिया में मलेरिया ज़्यादा आ रहा है या साल्मोनेला ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, तो आई शुड रिपोर्ट टू हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट उसके ऊपर मिटिगेशन मेजर लेगा कि सो दैट वो साल्मोनेला स्टॉप हो, वहाँ पर पानी की वजह से हो रहा है या किसी फूड बॉर्न पैथोजन की वजह से हो रहा है एंड सो ऑन। तो 35 प्रायोरिटी डिजीज का डाटा आपको सिंध गवर्नमेंट का नाम इसलिए लेना चाहूँगा, उन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है, आप उसको रिपोर्ट करें तो सो दैट मिटिगेशन मेजर कैन बी इम्प्लीमेंटेड। नहीं, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा? ये सवाल है। वेल, बात है कल्चर ऑफ साधारण सवाल है। कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब देखिए ना, आप पॉलिसीज बना देते हैं और पॉलिसीज में अभी हमारी बात हो रही थी कि ऐसी चीजें रख देते हैं एक्ट के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, जो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट भी नहीं मांगते। ये जो इतने MOU साइन होते हैं ना, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भाई MOU साइन किया आपने, तस्वीर खिंच गई, सब ये बताइए कि इस MOU के जो अंदर तय किया था वो इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं। ऐसा तो है नहीं कि इम्प्लीमेंटेशन की कोई रिपोर्ट आए और अगर प्रॉब्लम्स है इम्प्लीमेंटेशन में तो उसको फिर रेक्टिफाई किया जाए। ऐसा होता नहीं है। मैडम मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। इसमें जो आपका एंड यूजर है, साइंटिस्ट, आपके लेबोरेटरी साइंटिस्ट हैं, डाटा रिपोर्टर्स हैं, सिंध गवर्नमेंट, इन तीनों को बड़ा रोल एक पेज पे आना होगा। अगर एक बंदा भी नहीं होगा तो वो चेन कोलैप्स हो जाएगी और डाटा विल नॉट बी रिपोर्टेड और मिटिगेशन मेजर जो लेना चाहेगा हेल्थ डिपार्टमेंट वो ले नहीं पाएगा। तो हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, तो ये मतलब कि प्रिवेंटिबल प्रायोरिटी डिजीज बेस्ड डाटा में आप रिपोर्ट करें तो सो दैट इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय द एक्शन फर्दर। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, कई बातें जो है वो हमारे लिए डिस्क्लोज़र का दर्जा रखती हैं, नई नई हमारे नोटिस में आई हैं। जब हमारे नोटिस में आई हैं और डॉक्टर्स को भी कई वहाँ पर कह चुके हैं कि नहीं मालूम है, और जो मासेस को मालूम होगी उससे फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। तो आज जो बात हुई है उसके अंदर ये है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें ना, जैसे आपने कहा कि हमारे पास डाटाबेस काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास सिंसेरिटी नहीं है कि जो हम, अगर एक तो रिसर्च नहीं होती है, अगर रिसर्च होती है तो हम उसको आगे नहीं बढ़ाते, और जब आगे बढ़ाते हैं तो उसको समझने वाले नहीं मौजूद हैं, तो वो जो है इसी तरह
ठिकाने ये लग जो जाती है। मेन चीज कह रहे हैं सर्वेलेंस Surveillance। सर्वेलेंस करने की विल होनी चाहिए और सर्वेलेंस की रिपोर्ट शेयर होनी चाहिए और फिर उससे कुछ पॉलिसीज बननी चाहिए ना कि सर्वेलेंस हो रही है तो क्या हो रहा है, जैसे कह रहे हैं ना कहीं पे टाइफाइड फैल रहा है, कहीं पे डेंगू फैल रहा है, तो पता चलेगा ना, ईयर राउंड आप सर्वेलेंस करें ना इन सब बीमारियों का, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स का भी ईयर राउंड आपका सर्वेलेंस होगा तो उससे कुछ पॉलिसीज बन सकेंगी ना। जो अब एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गवर्नमेंट ने, Yes. उसके अंदर इसको किया है कि वन हेल्थ अप्रोच से इसको देख रहे हैं। डॉक्टर इरम हनी साहिबा से हम ये पूछेंगे कि आपने जो है ड्रग डेवलपमेंट में पोस्ट डायरेक्टरेट किया है, तो इसमें बताएं कि ड्रग डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है और हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही है। हमारे यहाँ तो दवाइयाँ बनती नहीं हैं, हमारे तो फार्मूले बाहर से आते हैं, हम तो उसको कंपोज उसको मिला मिलू के हम एक शक्ल दे देते हैं दवाई की। तो ऐसे में आप डेवलपमेंट में, और आपने इतनी डिग्री ले ली है और सब कुछ अपने इतना काम अपने हिस्से का डाला है, लेकिन करने वाले तो पीछे कोई नज़र नहीं आते, इस पर अमल दरामद करने वाले तो है नहीं है। तो ये तो ज़ाया जा रहा है ना, अगर इल्म हासिल भी किया जा रहा है तो ज़ाया जा रहा है। देखें, जैसे बात हो रही है तो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हासिल करते जा रहे हैं। अब जितनी पुरानी एंटीबायोटिक्स हैं सबके खिलाफ जब मज़ाहमत आ जाएगी बैक्टीरिया में, तो हमें हर हाल में नई एंटीबायोटिक्स चाहिए, हमें नई ड्रग्स चाहिए जो हम उन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए चाहिए। अब इन्फेक्शन अगर कर लिया तो इन्फेक्शन का नतीजा कंट्रोल नहीं करने के लिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मेरा हथियार जो है वो बैक्टीरिया ने ले लिया है मुझसे। एंटीबायोटिक मेरा हथियार था ना कि आपके, हाँ, वो किस ग्रुप में और कितने इनफेक्टिव हो रहे हैं और वो क्या तो सूरत पैदा हो रही है? वो आप जो है एक्सटेंडेड रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया हैं, XRD हैं, XDR, MDR, हाँ, MRSA, और तो ये वो सारे। जो है कोई एक एंटीबायोटिक नहीं बची। मरसा जो है उसके खिलाफ, उस मरसा पे मेरा एमफिल है, उसमें उस एक बैक्टीरिया ने कौन सा इन्फेक्शन जो है वो नहीं करता, एंडोकार्डाइटिस से लेके पस फॉर्मेशन, बॉयल जो सब Staph aureus, स्टेफ ऑरियस, aureus, और Staph वो आम बैक्टीरिया है, जहाँ पे भी आपको दाना होगा उसमें पस पड़ेगी वो वहाँ मौजूद है, आपकी स्किन के Skin ऊपर पे बहुत मौजूद ज़्यादा इन्फेक्शन करता है। और वो इस वक्त जितनी मौजूद मेरे पास एंटीबायोटिक्स है ना, सबसे रेजिस्टेंट हासिल कर चुका है। वो बड़ा अच्छा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो प्रोटेक्ट इसलिए कर रहा है कि हम उसे ज़्यादा एंटीबायोटिक से एक्सपोज करें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बढ़ती जाएगी उसको बढ़ती मतलब जाएगी, आदत पड़ रही है उसको। हाँ, वो मज़ाहमत की देखिए, कुव्वत उसमें पैदा हो रही है। मैं एंटीबायोटिक क्यों दे रही हूँ? बैक्टीरिया मारने के लिए। बैक्टीरिया क्या करेगा? अपना बचाव करेगा। जब वो अपना बचाव करेगा तो वो क्या करेगा? उसके खिलाफ मज़ाहमत पैदा करेगा। जी। और जितनी ज़्यादा मैं एंटीबायोटिक यूज़ करूँगी उतने ज़्यादा मेरी जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते जाएंगे, जो हो गए, जो हमारे पास हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सारे। लेकिन इसके- डॉक्टर इरम, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ड्रग्स क्यों नहीं बन रही नई, हाँ, इसका ये मैं वो जवाब सवाल देना ही चाहती हूँ है। आपको। देखिए, एक कोई भी ड्रग, कोई सी भी एंटीबायोटिक बहुत बड़ा मार्केट huge में amount लाने है। के लिए तकरीबन 7-8 साल लगते थे। अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि अब 5 से 6 साल लगते हैं। अच्छा। तो मतलब 5-6 साल में जब क्लिनिकल ट्रायल 1, 2, 3, 4 करने के बाद ये एंटीबायोटिक आ जाती है मार्केट में, तो आप सोचिए कि मतलब इसमें कितना पैसा खर्च होता है। तो जो एंटीबायोटिक्स आ चुकी हैं, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना, उनका मिसयूज कम करना है ताकि वो हम इस्तेमाल कर सकें। डॉक्टर साहब, ये जो प्रॉपर्टी दवाई की होती है उसकी ओनरशिप ये लोग रखते हैं, और उससे पहले कई एक पीरियड होता है उस तक तो बनाने ही नहीं देते, बनाने ही नहीं और जब देते। दूसरों को वो शिफ्ट होता है जी, तो जी, वो जी। बहुत वक्त गुजर चुका है, वो नई चीज आ रही होती है। हाँ, Patent rights। ये तो देखिए बिजनेस के मसाइल हैं जो आप कह रहे हैं, मगर मसला ये है ना कि आप जो दवाएं हैं उनको मिसयूज तो मत करिए, उनको वहां यूज कीजिए जो सीरियस पैथोजेंस के लिए जो दवाएं सेव की गई हैं उनको आप देखें ना। मैं कहती हूँ जब एक बीमारी एक बुलेट से ठीक हो सकती है तो आप एटम बॉम्ब क्यों चला रहे हैं? मसला ये हो रहा है, एटम बॉम्ब इसलिए चला रहे हैं वो कि एटम बॉम्ब दे के फौरन बुखार उतर जाता है। अच्छा जी, यही तो मैं कह रहा था, बस ये है ना मसला के पास जो भीड़ है ना इस एटम बम की वजह से, जी, कि उसके पास जाए वो ऐसी दवा देता कल आपका बुखार उतर जाएगा। बिल्कुल सही। देखिए ना, ये तो ज्यादती कर रहे हैं ना उन दवाओं के साथ। तो नई दवाएं मैडम से आप पूछ रहे हैं कैसे बनेंगी, तो बनने ही कैसे, इसको बनाने के लिए यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। दूसरी बात, बन तो रही है। देखिए हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफी इफेक्टिव हैं और उनसे दवाएं काफी सारी बन रही हैं
और दुनिया को वही मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं जिसको वो ठीक करके बना रहे हैं। अब आपके जो आर्गुमेंट्स हैं डॉक्टर इरम, उसको सपोर्ट में मैं एक सवाल रखता हूँ और तीनों से उसका जवाब लूंगा। ये देखें कि हम सारी इतनी एहतियातें करते हैं, यूं करें, हाथ धोएं, यूं करें, ये एहतियात करें, ये करें, एक दर्ज 100 एहतियातें होती हैं और ये इंसान कर भी नहीं पाता। एक आदमी गरीब है, मिट्टी में है, लदा हुआ है, सड़क पे पड़ा हुआ है, हर चीज़ उस पर हावी है, लेकिन वो फिर भी जिंदा है और हमसे ज़्यादा ताकतवर नज़र आता है। और हम तो सिर्फ यही कह के रह जाते हैं कि खुदा की कुदरत है जिसको जिस हाल में रखे। इस पर आप पहले जवाब दें, फिर आप दें और फिर कैप्टन ऑफ द टीम दें। जी। देखें, डिजीज़ होना, बीमार होना और शिफा पा जाना अल्लाह के हाथ में भी है। आपको अपना बिलीव ये तो पहले से तय है, पहले उसके से बाद तय की है ना बात कि जब आप नहीं, मैं यहाँ पे एतराज करूंगी कि डिजीज होना अल्लाह के हाथ में है, ये इंसानों की हरकतें हैं जिसकी वजह से डिजीजेस हो रही नहीं हैं। मैडम, मेरी पूरी बात सुनिए। हाँ, अल्लाह मियाँ आपको शिफा देता है, देखिए, लेकिन अल्लाह मियाँ ने ये नहीं कहा कि तुम बीमारी बीमार हो जो जाओ। है ईमानी इम्तिहान- जरूरत को जो है ना बीमारी जो पूरा होती है ना, वो करके बात आगे इम्तिहान होती बढ़ाएंगे। है कि बीमारी में भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या बिल्कुल। नहीं। बीमारी एक इम्तिहान होती है कि हाँ, बिल्कुल, बीमार बिल्कुल होते है। वे भी आप शिफा की जी, तलब बिल्कुल। रखते हुए दुआ करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं, ये तो तो आज बात है। आपका सवाल था कि जो सड़क पे ये तो पड़ा कोई हुआ है वो सिर्फ challenge दुआ कर ही ही कर नहीं रहा है या सकता। उसके लिए कोई दुआ कर रहा है, उसको तो ना कोई जो है इलाज जी, मुयस्सर है, जी, ना छत कुछ नहीं। मुयस्सर है। अब एज ए डॉक्टर आप बताइए कि क्या हमें प्रिकॉशनरी करनी चाहिए या उसको किस नज़र से देखना चाहिए। आपने मुदाफियत की बात की थी, तो वो तो पूरे 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 मुदाफियत है उनके पास, तो वो क्यों है उसकी आर्ग्यू करते हैं, आप आर्ग्यूमेंट करते हैं। देखिए, हमारा रहन सहन का जो तरीका है ना, वो बहुत आर्टिफिशियल हो चुका है। आप आज हम अपने बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलने देते, बड़े सोफिस्टिकेटेड है, साफ सुथरे माहौल में ये रखेंगे लोग ताकि समझेंगे कि बीमारी मिट्टी ना में हो। खेलना जरूरी है। हाँ, मिट्टी में खेलना वाकई जरूरी अच्छा, है। ठीक है। और फायदा। जो देखें, जो बिल्कुल बच्चे होते हैं जो जिस माहौल में हैं, आप उस माहौल में रहेंगे ना, मिट्टी से इंटरेक्ट रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे मैं कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि यूनिवर्सिटी की कैंटीन में हो सकता है बहुत ख़राब चीज़ें मिलती हों, बहुत बैक्टीरिया वाली चीज़ें होंगी, आपको बीमार कर सकती हैं, लेकिन महीने में एक दफ़ा ज़रूर खाया कीजिए। अच्छा, दवाई के क्यों? तौर पे या लज्जत के तौर पे? ये प्रिवेंशन के तौर पे, ताकि अच्छा, आप जब वो खाएंगे ना तो आपका इम्यून सिस्टम बड़ी उनको जबरदस्त बात की जो है आपने। एंटीबायोटिक बना लेगा और आपको फिर वो बीमारी होगी बड़े नहीं। बड़े न्यूज़ जिसे कहते हैं ना, नहीं, ये न्यूज़ न्यूज़ तरीका नहीं है, ये बहुत हमारे लिए पुराना तो तरीका खबर है ये पूरी। ठीक है। देखें, एक्सपोज होना जरूरी है। आप अपने बॉडी को जितना एनवायरनमेंट से दूर रखेंगे ना, नेचुरल चीजों से दूर हटाएंगे, आपकी इम्यूनिटी कमजोर कुछ होगी। जगहों पे तो लोग कीचड़ से नहाते हैं, टीचर से, हाँ, हमें उनके कीचड़ तो से नहाने में कीचड़ से नहीं। नहाते हैं उनकी मड तो बात ना, तकलीफ मड बात होती है। होती है ना। जी जी जी। हाँ, आप बच्चों को देखें जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास इनकम के, वो मिट्टी में खेल रहे होते हैं, उनकी सेहत आपके बच्चों से ज्यादा अच्छी लेकिन होगी। ये हमारी नाज पिंक नखरों कलर ने के हमें नजर- जो है ये मौत के किनारे खड़ा कर रखा है। एग्जैक्टली। ये हमारे नखरे हैं कि इसको ये नहीं करो, वो नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, हाँ, और जो दादी नखरे नहीं अम्मा होने नानी अम्मा चाहिए। खिलाती थी वो ना खाओ। नहीं, तो जदीद तो उससे जो है हमारी हम सब नेचुरल खाएं ना, हम आर्टिफिशियल चीजों के ऊपर सरवाइव करते हैं। ठीक है। ठीक है, नेचुरल की तरफ रहें, नेचुरल एनवायरनमेंट से एक्सपोज होंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। शाहजेब साहब, मैं जाहिर है कि आप ऐसी नज़रों से देख रहे हैं कि आप पूरा चैलेंज इसको कबूल कर लिया आपने। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे। वेल मैं इसमें दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। वैसे मैडम ने बात सही की है कि वो जो आपने कहा ना कि मिट्टी में खेल रहे वो बीमार नहीं हो रहे, हम हाथ भी धो रहे फिर भी बीमार हो रहे हैं। खूबसूरत तो बात। एक है वर्सटाइल जो है ना, वर्सटाइल जो टाइप के जो एजेंट्स हैं वो उनको फेस नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर एक लिमिटेड टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इससे एक्सपोज हो चुके हैं और वो उससे इम्यून हो चुके हैं। हम लोग जो है ना, मतलब कि बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल, आई डील 1000 ऑफ सैंपल डेली। कभी बैक्टीरिया भी आ रहा है उसमें, वायरस भी आ रहा है उसमें, मेरा है। फंगस भी आ रहा है उसमें, मल्टीपल टाइप के पैथोजन मेरा है। डील करने पड़ रहे हैं। सो दैट वो जो बार बार डिजीज से बच रहे हैं और वो एक एनवायरनमेंट में रहते हुए वो एक्सपोज्ड हैं, वो इम्यून हो चुके हैं, उनकी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। तो दैट्स वाई दे आर नॉट इल फ्रिक्वेंटली एज कम्पेयर टू हम जैसे लोगों के साथ, कि हम लोग बार बार फ्रिक्वेंटली इल हो जाते हैं। तो ये आई थिंक से मेरी नज़र में एक टॉपिक है। और वहाँ पे ज़्यादा कुछ पैथोजेनिक, हाईली पैथोजेनिक एजेंट नहीं है मिट्टी में। अगर जो भी है उससे आप एक्सपोज होके मतलब इम्यून हो चुके हैं। ऐसे एरियाज बता दें कि हमें इम्यून होना बाकी है ताकि हम वो भी बरत लें। वो क्या है?
आपको वैक्सीन जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ की वैक्सीन अवेलेबल है उसकी तो वैक्सीन है लाजमी। जैसे कि ईपीआई प्रोग्राम के थ्रू जो भी एक रिकमेंडेड वैक्सीन है वो बच्चों को भी लगवाएं, बड़ों को भी लगवाएं और जो लेडीज़ हैं उनको भी लगवाएं। इवन आई एम सॉरी टू से दैट डब्ल्यूएचओ की पॉलिसी है कि रुबेला की वैक्सीन आपको प्रेगनेंसी से पहले लगवानी ही लगवानी है। रुबेला का थोड़ा रुबेला बता दें। रुबेला वायरस एक बहुत ही मतलब कि एक डेंजरस किस्म की एक पैथोजेनेसिस काज करता है और जिसमें जो आपका जो फीटस है वो मतलब कि एक अंडर डेवलपमेंट ग्रोथ पे चला जाता है। और जेपीएमसी में हम लोग मतलब कि इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अमूमन और टर्शरी केयर हॉस्पिटल या डे केयर सेंटर में इसकी स्क्रीनिंग भी नहीं की जाती है। तो एक तो मैंडेटरी स्क्रीनिंग करें ना, स्क्रीनिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ कम है क्या चीज़ ज़्यादा। ऑन द बेस ऑफ दैट आप वैक्सीनेशन की तरफ जाएंगे। तो डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि जब कोई अडल्ट्री की तरफ जाए तो आपने उसको रुबेला की एंटीबॉडीज को लाजमी मॉनिटर करना है, अगर नहीं है तो फिर वैक्सीन लगवानी है। इससे तासुर मिला है, शायद मैं ठीक समझ सका हूँ या नहीं, कि एक ऐसी वैक्सीन भी हो कि वो जो है पॉइजनड हो और वो जो है आपके लिए टॉक्सॉइड। शिफा का बायस बने, टॉक्सॉइड। टॉक्साइड ना हो। तो आप क्या कहेंगे? वेल टॉक्साइड ना हो, मतलब टॉक्साइड हो और जो है वो उसके असरात जो है वो आपको सेहतमंद कर दे। तो कहते हैं ना भाई कि जहर जहर को मारता है। आप उसका विरुलेंस फैक्टर डिलीट कर देते हैं, ठीक है। वैक्सीन का जो बैक्टीरिया का पार्ट है, जो जीनोम का पार्ट है, उसका जो पैथोजेनिक और विरुलेंस फैक्टर उसको डिलीट करने के बाद आप देते हैं उसको। तो वेल ताकि आप एक्सपोज हो जाए, आपने अपने इम्यून सिस्टम को बताना कि वायरस बॉडी में आ गया है, वो फिर एंटीबॉडीज डेवलप करेगा। देखिए इम्यूनोलॉजी के अंदर एंटीबॉडीज ही आपको बचा रही है ना। तो वो एक मतलब कि आप एक्सपोज करके ही मतलब कि इम्यून सिस्टम को फोर्स तैयार कर रहे हैं। एंटीबॉडीज बनती हैं 5 टाइप्स की और वो आपके खिलाफ मतलब डिजीज के खिलाफ बन जाती हैं, तो फिर आप उससे महफूज रह सकते हैं फ्यूचर में। डॉक्टर साहब नहीं, लेकिन आप टॉक्सॉइड की बात कर रहे हैं ना। देखिए बहुत सारे किस्म के वैक्सीन होते हैं, तो टॉक्सिन्स भी होते हैं। टॉक्सिन्स की टॉक्सिसिटी को आप किल कर दें, ख़त्म कर दें, इनएक्टिवेट कर दें, तो वही टॉक्सिन बिल्कुल जैसे वैक्सीन है ना आपका, कि आप वैक्सीन देते हैं। सबसे अच्छा वैक्सीन पता क्या होता है? जो आप बीमार होते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीजन आपकी बॉडी को एक्सपोज होते हैं, फिर आपकी बॉडी 4-5 दिन 7 दिन के बाद, नहीं 7 दिन के बाद वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। अच्छा। उन एंटीबॉडीज से आप अच्छा, वो 5 आप जब बीमार होते हैं तो आप ठीक भी हो जाते हैं ना। तो कैसे ठीक अगर दवाई ना भी ले और ये एक गैप आ जाए तो हम शिफा पा नहीं, जाएंगे। देखिए दवाई का तो मैं कहती हूँ एंटीबायोटिक्स सिर्फ रोक देती हैं बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को, नंबर बढ़ने को। इतने में आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, अच्छा, मुदाफिक जो वो एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देती है। फिर आप ये देखते हैं कि जब आप बीमार हुए थे तो तीसरे चौथे दिन एकदम से जर्क आता है बॉडी में। दैट इज व्हेन योर इम्यून सिस्टम हैज टेकन ओवर। नाउ दे आर रेडी टू फाइट। पहले तो ये फाइट चल रही होती ना दोनों की, ये या वो, लेकिन जब आपकी बॉडी उसका ले लेती है चार्ज, तो उसके बाद आपको लगता है जर्क आया और खैर की जो है जंग कहीं भी अंदर भी जा रही है। जी बिल्कुल, यही है तब। तो वो टॉक्सॉइड जो आप बात कर रहे थे उसकी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अभी हमने सारी बातें की हैं कि वैक्सीनेशन है, फिर उसके बाद बायोसेफ्टी है कि हमने आपको खुद को बचाना है चीज़ों से, सामने गड्ढा है, गिरने से बचाना है खुद को, बीमार होने से बचाना है अपने आप को ना। तो पहली तो सबसे बात ये कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन अब जाहिर है बीमार हो गए तो जाहिर है कि एंटीबायोटिक्स भी लेंगे, डॉक्टर के पास भी जाएंगे, सारा कुछ होगा। तो मैं समझती हूँ कि वबाई बीमारियों से और दूसरी क्रोनिक डिजीजेस से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम जो है पेशेंट को अहमियत दें, पेशेंट को एहतियात के तरीके बताएं, फिर उसके बाद फिजिशियन ये काम करेगा। और फिजिशियन जो है पेशेंट को जब देखता है तो उसको डायग्नोस्टिक में भेजे, डायग्नोस्टिक लैब में भेजे, उसके बाद जब रिजल्ट आए फिर फार्मा इंडस्ट्री को इस्तेमाल करे। आपने हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। हमारा कैसे? आखिरी सवाल ये था कि जनाब आप कोई मैसेज दें, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इससे ज्यादा। यही मेरा मैसेज है कि किसी तरह से पेशेंट, फिजिशियन, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मिलाप हो जाए, ताकि जो है डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री जब कोई रिजल्ट देती है तो फिजिशियन उसकी बेसिस के ऊपर पेशेंट के ट्रीटमेंट का फैसला करे, और फैसला करते वक्त फिर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की चीज़ों को इस्तेमाल करे। तो अगर ये चारों मिल जाए, देखिए फार्मा इंडस्ट्री की एक दवा बिल्कुल बेकार हो गई क्योंकि उसका इतना मिसयूज हुआ, तो उसका तो बिजनेस खत्म हो गया। तो फार्मा इंडस्ट्री को सोचना चाहिए कि मेरी एंटीबायोटिक धड़ाधड़ ही प्रेस्क्राइब कर रहा है कोई डॉक्टर, और उसके बाद उसकी एंटीबायोटिक खत्म हो गई, मार्केट से उड़ गई। तो आप ये सोचिए ना कैसे हुआ कि ये टाइफॉइड के अंदर अब चारों फ्लोरोक्विनोलोन्स जो हैं
बड़ी पावरफुल ड्रग्स हैं, दे आर स्टिल द चॉइस ड्रग्स, लेकिन अब उसके बाद उसके अगेंस्ट भी एंटी रेजिस्टेंस आ गया है। अब जो है थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स है, लेकिन उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस आ गया। फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन भी जी जनाब, अब थर्ड जनरेशन थी तो उसके अगेंस्ट भी आ गया। तो अगर हम इस चीज को फॉलो करें, पेशेंट, फिजिशियन, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये फार्मूला दे शुड जॉइन हैंड्स टू रिड्यूस इन्फेक्शियस डिजीजेस। अभी तो पैगाम बहुत बड़ा पैगाम है और बड़ा मुनज़्ज़म। हाँ, मेरे ख्याल से ये कि और ये कि डॉक्टर्स को हम एजुकेट करें कि मतलब ये वायरल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। वैक्सीनेशन करा लें जो अवेलेबल हैं और जो सेफर हैं, बिल्कुल ठीक है। और जो मिस गाइडेंस होती है ना, जो हमारा सोशल मीडिया फैलाता है आजकल, तो हर किसी के मुंह में ज़बान है और इतनी लंबी के सच और झूठ का पता नहीं चलता कि कौन सच बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। तो जो है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हासिल करना ना बड़ा मुश्किल है। आप लोगों की ये जो काविश है ये बहुत अच्छी है कि बहुत एक एक्सपर्ट्स लोगों को बुला के आप ये बहुत शुक्रिया आपका जो है बात करवा रहे हैं या उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा जो है एडवाइजर है, हर बंदा जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर बंदा मरीज भी है। वो मरीज जहनी है उस हवाले से कि जो है ना हम अपने आप को ही हर चीज मान लेते हैं, हम किसी और से कुछ सुनना नहीं चाहते। तो मसला ये नहीं है कि हम बीमार ज्यादा हो रहे हैं, मसला ये है कि हम जो है समझना नहीं चाह रहे कि गलती कहाँ है। गलती ये है कि भाई सही इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब वैक्सीन नुकसान नहीं देगी, लेकिन आप पोलियो की वैक्सीन ले लें, अभी आप पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन ले लें जो अभी सिंध गवर्नमेंट ने प्लान शुरू किया था, वो वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, लोग नहीं लगवाने के लिए तैयार हैं। तो मसला मेरे हिसाब से क्या था कि प्रॉपर आगाही मुहिम नहीं की गई वैक्सीन शुरू करवाने से पहले। जैसे लोगों में आगाही पैदा कीजिए ताकि लोग वैक्सीनेशन कराएं। आपने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन फ्री दे रहे हैं आप 9 से 14 साल के बच्चों के लिए, आपने एक दिन अनाउंस किया उसके फौरन शुरू कर दिया। हाँ। आपको कम से कम 2-3 महीने देते कि हम जाके लेक्चर्स देते, लोगों को मतलब सेंसिटाइज करते, वो हुआ ही नहीं। डॉक्टर नीलम ने एक अच्छा एंगल से बात उठाई है और उसको अपने वजाहत भी कर दी है। अब हम आ रहे हैं कि जिनकी वजह से जो है ये सारा सजा है जी। तो हम ये चाहेंगे कि डॉक्टर जहांज़ेब अरशद साहब, आपकी बड़ी कोशिशें हैं, रिसर्च में भी मैंने खुद मुशाहिदा किया है, आपकी बड़ी दिलचस्पी है इन सारे टॉपिक्स है। तो ये कहेंगे कि एक मुनज़्ज़म, मरबूत और मुकम्मल जिसे कहते हैं ना, एक शॉर्ट मैसेज आप दे दें। सर शॉर्ट तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, मैं कुछ चीज़ें लाजमी हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि जब आप हॉस्पिटल के हवाले से दो एंगल से बात करते हैं। पहले हॉस्पिटल के अंदर क्या प्रिकॉशन लेनी है, आप हाथ कैसे वॉश करने हैं वो आपको पता होना चाहिए। हैंड वॉशिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर पे जो उसका बायोलॉजिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है ना, उसकी डिस्पोजल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, क्योंकि AMR पे बात हो रही है, वही वेस्ट AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाला वेस्ट जब सोसाइटी में अनट्रीटेड जाएगा तो जो लोग उससे एक्सपोज होंगे, चाहे प्लांट्स हो, चाहे आपकी सॉइल हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, दे विल बी एक्सपोज्ड एंड दे विल बी रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो तीसरी बात वैक्सीन पे हो चुकी है। तो हैंड वॉशिंग, बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट और सर्विलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक की मैसेज है कि अगर जिस तरह के किसी का मोबाइल स्नैच हो जाता है, मैं उर्दू में बहुत ही आसान एग्जांपल देना चाहूँगा, तो आप पुलिस के पास जाते हैं ना कि मेरा मोबाइल इस स्ट्रीट नंबर से स्नैच हुआ है, तो वो पुलिस पे रिपोर्ट लिखती है, फिर वहाँ पे नाका लगाया जाता है। तो ये होती है इंसिडेंस रिपोर्ट। जब भी कभी बीमारी हो जाए तो रिपोर्टिंग बॉडी को लाजमी बताएं कि हमारे एरिया में ये डिजीज़ आ रही है। अगर वो नहीं बता सकता तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है कि वो मतलब कि सर्विलेंस के थोड़ा सा इनहेंस करें। तो दिस इज द मैसेज, की मैसेज फ्रॉम माय साइड। मैं AMR के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ, वो ये है कि देखिए जो एंटीबायोटिक्स जो हैं उनका इस्तेमाल एक्वाकल्चर में, पोल्ट्री में, लाइव स्टॉक में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, इनके ऊपर जो कर रहे हैं ये इस्तेमाल, तो उसको किसी तरह से मॉनिटर किया जाए, क्योंकि उसके थ्रू ये ह्यूमंस तक आ रहा है, जानवरों तक आ रहा है। तो कोई मॉनिटरिंग, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इस चीज़ को चेक करे कि ये एंटीबायोटिक्स इन जगहों पे, फूड के अंदर मतलब एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल हो रही है ना, तो इसको किसी तरह कंट्रोल किया जाए ताकि हम AMR को कंट्रोल कर सकें। फूड के थ्रू जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। हमें बड़ी मुसर्रत हुई कि ये हमारा आज पैनल, वर्दी पैनल ने वो काम अंजाम दिया जो हमारा मकसद था।
और हमें अवेयरनेस दी, आम आदमी को दी, डॉक्टर्स को दी, पेशेवर तबके को दी, और इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। हम बहुत मुतमईन हैं और हम ये भी समझते हैं नाज़रीन इकराम, फ्राइडे स्पेशल फोरम के प्लेटफॉर्म से जो आज हमने बड़े माहिरीन को यहाँ बुलाया और उनसे फ़ायदा उठाया, फैज़ उठाया, इल्म में इजाफ़ा हासिल किया, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो हमें फ़ीडबैक देंगे और इससे कुछ ना कुछ हमारा मकसद भी पूरा होगा, और इस मकसद को हम जारी भी रखना चाहते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत हमें शुक्रिया मिल रहा है, हम आपके मशकूर हैं कि आपने प्रोग्राम देखना है और फिर हमें फ़ीडबैक भी देना है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए अपने मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।